हेलो। हाय, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सभी लोगों को कैसे भी आप लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे एक और बार। और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी प्यारी सी क्लास में। चलिए आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे एक बार कंफर्म कर दो। हेलो। हेलो मयंक सिंह राजपूत, हेलो जी। हेलो प्रिंस। हेलो। हेलो रिया। हेलो बेटा, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हम बात करें? ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। हेलो हेलो, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ठीक है, धन्यवाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे भैया जी। चलिए स्टार्ट करें। चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए, फिर हमारे पास समय की थोड़ी उपलब्धता कम होती है। ठीक है। चलिए आगे सब लोग। सर हीट खत्म हो गया क्या? हाँ भैया, कब का खत्म हो गया। चलिए। आई एम गुड शिवांगी, मैं बढ़िया हूँ बेटा, मैं बढ़िया हूँ। हेलो विशेष कुमार। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे बेटा आप, रिया? कितने दिन? ऐसे काम ना किया करो यार, क्लासेस स्किप करने वाली चीज़ नहीं है यार। चलिए। टुडे माई होल डे बस बेटा। और नहीं। तो ठीक है। आई हैड हाई फीवर द होल डे। ओके ओके, ठीक है एल्टी बॉय। कोई बात नहीं, दोबारा से। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप आराम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है यार। अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अलावा बाकी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है जी। और कोई? आज क्लास क्यों नहीं है? किसकी क्लास क्यों नहीं है? क्या है, किस बात की क्लास नहीं है? क्या कह रहे हो रिया पोद्दार? बाकी चैप्टर्स का क्लास क्यों नहीं है? बाकी सब्जेक्ट्स बोलो ना यार, बाकी सब्जेक्ट्स का क्लास नहीं हुआ। हाँ ठीक है। भैया बाकी सब्जेक्ट्स का तो मुझे पता नहीं यार, बाकी सब्जेक्ट का क्लास क्यों नहीं हुआ, क्यों हुआ भाई? मेरी क्लास तो हुई है। मेरी क्लास तो आप लोगों को दिखी पड़ रही है। मैं तो हर सैटरडे को क्लास लेता हूँ यार। ठीक है। चलो। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो आज के हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चों। कल आप लोगों को याद हो, हमने आपसे कहा था, एक बार जल्दी से रिवाइज करके मुझे बता दो। मोनो एटॉमिक गैस यानी एक परमाणु गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि का मान कितना होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी थी? याद करो, मुझे बताओ। एफ इक्वस टू 3n-r क्या थी? एफ इक्वस टू कितनी वैल्यू थी? 3 थी। याद कर रहे हो? 3। आप, मैंने आपसे कहा था डायटोमिक गैस यानी द्विपरमाणु गैस के लिए कितनी वैल्यू थी? डायटोमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू कितनी थी? 5। फॉर्मूला था 3n-r। आपको याद होगा। फिर मैंने कहा था ट्राइएटोमिक गैस यानी त्रिपरमाणु गैस, और जिसके लिए वैल्यू निकली थी 6 और 7 निकल कर आई थी। आप मेरे ख्याल से नहीं भूले होगे। लीनियर में थी 7, ट्रायंगुलर में थी 6। और इस तरीके से आपने कल वैल्यू लिखकर चले थे, और हमारे पास इतने कुल मिला के हिस्से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था कि स्वतंत्रता कोटि क्या होती है। ये हमारा जो चैप्टर है ये किसके अंतर्गत आता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत नाम का एक टॉपिक है, उसमें आता है। लेकिन उसकी जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी, तो पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर इसको पढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है स्पेसिफिक हीट, जिसको हम क्या बोलते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो आइए स्पेसिफिक हीट की चर्चा करते हैं, यानी विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है और क्या नहीं होता है। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, क्या नहीं है, जरा समझते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है और क्या नहीं है। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया सन्नी, बहुत अच्छे। बच्चों, जब हम विशिष्ट ऊष्मा पढ़ते हैं, जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, तो आपको याद होगा इसके बारे में हम पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके थे। और विशिष्ट ऊष्मा का जब आप फॉर्मूला लिख रहे थे तो आपने लिखा था S बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी। याद करो वो दिन जब मैंने आपसे कहा था कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला S बराबर Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी होता है। पिछले वाले में, हीट वाले टॉपिक में मैंने आपको बताया था, और उस पर फॉर्मूला आपने लिखा था। उसके बाद Q बराबर एम एस डेल्टा टी आपने एक फॉर्मूला लिखा था। तो आपने वहां पर S बराबर Q अपॉन M डेल्टा टी पढ़ा था, लेकिन वो किसके लिए था? वो तो सॉलिड वगैरह बॉडी के लिए था ना, लिक्विड वगैरह बॉडी के लिए था ना।
यहां पर गैसों की बात हो रही है और यहां पर गैसों में कुछ अलग स्थिति होती है। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा गैसों के लिए अलग तरीके से लिखते हैं। स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं जरा समझना। दो तरह की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में आप चर्चा करोगे। पहला टॉपिक जिसको हम बोलकर चलेंगे, आपने शायद अपनी जिंदगी में कभी पढ़ा हो सीपी के नाम से, और सीपी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना तो सुन लीजिए एक बार में। और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है और थर्मोडायनेमिक्स लोगों को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आता। इसको बोलते हैं नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। यानी हम गैस की विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे तो स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, लेकिन प्रेशर नहीं बदलने देंगे, तब हम पढ़ेंगे। तो ऐसे को हम बोलते हैं सीपी। और दूसरे की बात लेकर चलूं तो दूसरे फॉर्मूले को बोलते हैं सीएफ, और सीएफ का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं सॉरी सीपी, और इसको बोलते हैं सीबी। सीबी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पढ़ा है कभी, कांस्टेंट वॉल्यूम। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, 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 नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। तो हमारे पास दो हिस्से हैं, एक सीपी है और एक क्या है, सीबी है। यानी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, दो हिस्से हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अभी मैंने स्टार्ट ही किया है, कोई बात नहीं। तो ये निकाली जाती है विशिष्ट ऊष्मा गैस की जब हम दाब ना बदलें, और ये निकाली जाती है जब आयतन ना बदलें। सीपी और सीवी दो चीजें हैं हमारे पास जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब हमारे पास ये टॉपिक है, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर सीपी और सीवी निकालते कैसे हो। क्या आप में से किसी ने भी आज तक सीपी और सीवी निकालना सीखा है? अगर सीखा है तो मुझे बता दो कि सीवी और सीपी निकालते कैसे हैं, कैसे निकाल के चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। बेटा सीवी निकालने का फॉर्मूला होता है, सीवी अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है F/2 इंटू में R। ये इसका फॉर्मूला होता है F/2 इंटू में R। और अगर सीपी निकालना होगा का फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला होता है F/2 + 1 इंटू में R। F/2 इंटू में R, F/2 इंटू R। तो सीपी ऐसे निकालते हैं और सीवी बच्चों ऐसे निकालते हैं। ये दो फॉर्मूले हमारे पास है, एक को हम सीपी कहते हैं और एक को क्या बोलते हैं, सीवी कहकर चलते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो मुझे बता के चले, बोलो। ठीक है जी, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीपी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, Q बराबर वहां पर क्या था, ms डेल्टा टी। तो यहां पर C की जगह क्या लिखा जाएगा? अगर मुझे यहां ऊष्मा का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, हीट का फॉर्मूला गैस में लिखना पड़ेगा, तो हीट का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा? वहां पर था, आपको याद हो, Q बराबर ms डेल्टा टी। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगा, Q बराबर m की जगह हो जाएगा म्यू, ms की जगह हो जाएगा Cp, इंटू में हो जाएगा डेल्टा टी। आपने सर जी कैसे लिख दिया फॉर्मूला? मेरे भाई म्यू को बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स की संख्या। तो यहां मोल्स आ जाएगा क्योंकि गैस की बात है, और सीपी आपको पता ही है, और डेल्टा टी। तो एम की जगह हो गया म्यू, एस की जगह हो गया सीपी, और इसकी जगह हो गया डेल्टा टी। अगर मैं यहां बोलूं कि सर जी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस में सीवी कितना होता है, यानी सम आयतनिक प्रक्रम में सीवी का मान कितना है, तो सीवी का फॉर्मूला कितना होता है, इतना। और ऊष्मा निकालनी होगी तो अब फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी। मुझे बता के चलें, क्या किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता के चलें। तो दो फॉर्मूले और आ गए, एक का नाम है म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, और एक का नाम हो गया म्यू इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत है, मुझे बताइए कोई दिक्कत है। म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, दो फॉर्मूले बनकर आ गए, क्यू बराबर म्यू इंटू सीवी इंटू डेल्टा टी, और म्यू बराबर क्यू इंटू इक्वल्स टू म्यू इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी। कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, बाकी मेरे को कोई बोध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लें, किसका मतलब क्या है। अगर नहीं जानते तो ये भी बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर चेंज यानी तापांतर। टेम्परेचर चेंज यानी तापांतर, और तापांतर किसी में भी लिखा जा सकता है, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, एक ही बात है। इसकी बात लेकर चलो तो ये म्यू आपको पता ही है, म्यू किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स की संख्या को कहते हैं।
मोल्स की संख्या। बोलो किसी को क्या दिक्कत है, बोलो किसी को क्या दिक्कत है। बात ठीक है? क्या इतना फॉर्मूला समझ में आया? क्या इतना फॉर्मूला समझ में आया? तो भाई जी इसकी बात लेकर चलो, आर क्या है? अच्छा आर के बारे में नहीं पता, चलो ठीक है, एक मिनट रुको, मैं आर लिख के बता देता हूं आपको आर का मतलब क्या है। आर को फिजिक्स में कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। गैस नियतांक। और इसका मान की बात लेकर चलो कितना होता है, तो आर की वैल्यू होती है, सीजीएस में होती है इसका मात्रक 1.98। पूरी यूनिट हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी हाल फिलहाल में बता रहा हूं सीजीएस में 1.98 या 2 लिख सकते हैं। और एसआई में इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो 8.31, इसकी बात लेकर चलूं तो ये एसआई यूनिट में होती है। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो ये इसकी वैल्यू है, इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गैस नियतांक कहकर चलते हैं। ठीक है जी। और कोई चीज? सीपी और सीवी में अंतर बेटा आ जाएंगे, आगे आगे आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, सब आ जाएगा आगे। जब मैं पढ़ाता हूं तो कोई चीज छोड़ता तो हूं नहीं। तो हमें यह पता चला कि सीपी कैसे निकालोगे, सीवी कैसे निकालोगे। सीपी का फॉर्मूला f/2 + 1 × r, और भैया जी सीपी सीवी का फॉर्मूला, सीवी की बात लेकर चलो तो f/2 × r। दोनों फॉर्मूले पड़ गए। f की वैल्यू आप जानते हो, मोनो एटॉमिक गैस एक परमाणु गैस के लिए 3 होती है, डाई एटॉमिक गैस के लिए 5 होती है, और ट्राई एटॉमिक गैस के लिए 6 और 7 होती है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी बात और करनी है नोट डाल के। पहली बात, एक बार आपके पेपर में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया था, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, तो सीपी माइनस सीवी की वैल्यू आर के बराबर होती है। पहली बात, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है, आर के बराबर। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसको मेयर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, हिंदी में मेयर्स सूत्र भी कहते हैं, मेयर फॉर्मूला भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाता है, मेयर सूत्र कहते हैं। पहली बात। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है ऐसे, एक बार प्रश्न यह पूछा गया था कि सीपी सीवी से बड़ा होता है, सीवी सीपी से बड़ा होता है, सीपी और सीवी बराबर होते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा मैं आपको बता दूं उसका उत्तर कितना होगा। इन दोनों का मान निकल रहा है 8.31, और ये प्लस तब निकलेगा, धनात्मक तब आएगा, प्लस तब आएगा जब ये वाला बड़ा होगा। याद रखिए ऑलवेज, यानी हमेशा बात लेकर चलूं तो ऑलवेज की बात लेकर चलूं तो बेटा सीपी का मान हमेशा और हमेशा सीवी से बड़ा होगा। सीवी कभी भी सीपी से बड़ा नहीं हो सकता, ये भी प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सीपी का मान हमेशा सीवी से बड़ा होगा। दूसरा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 2। प्रांशु, सीपी और सीवी को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते बेटा। प्रांशु क्या कर रहे हो तुम यार? चलिए, सीपी की वैल्यू क्या होगी, सीवी से बड़ी होगी। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं, तुम लोग कहां से आते हो प्रांशु? बेटा तब से यही चल रहा है, सीपी को सीवी को क्या बोलते हैं। बेटा अगर मैं ऐसे, आप मेरे को क्या मतलब बना रहे हो यार? अभी अभी पढ़ा रहा हूं यार, वही टॉपिक चल रहा है, मैंने अभी आपको बताया सीपी और सीवी क्या बोलते हैं। क्या कर रहे हो यार? क्या आप दोबारा से समझाओगे कि इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं? आप प्लीज, आप ये तो टाइम लिया हो यार, आप प्रीवियस क्लास से दोबारा से क्लास को देखना। तो हमने जो बात पढ़ी वो अभी तक इतनी थी। हम आपके पेपर का आया हुआ एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही कम ऐसे छात्र होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाए होंगे, उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस बात को भी समझ लीजिए। एक प्रश्न और पूछा जाता है, और वो प्रश्न पूछा जाता है गामा। गामा नाम का एक वर्ड होता है जिसका मान होता है CP/CV। आप बोले सर जी ये कहाँ यूज होगा? अरे बेटा ये यूज होगा जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष्म प्रक्रम करोगे। रुद्धोष्म प्रक्रम जब पढ़ोगे, जब आप एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ोगे तो इस गामा के बारे में पढ़ोगे। गामा को एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहकर चलेंगे, यानी एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहकर चलेंगे, एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहकर चलेंगे, यानी प्रसार गुणांक कहकर चलेंगे। मेरे भाई एक बात और बता दूं, अगर आप इन दोनों का फॉर्मूला डिवाइड कर दो, f/2 + 1 × r और f/2 × r, तो मैं आपको बता दूं इससे गामा का फॉर्मूला आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये हो जाएगा 1 + 2/f, और इस तरीके से आप किसी भी गामा का मान बना सकते हो। ये भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझ के चलिएगा, ये भी आपके पेपर के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या बात आपको इतनी क्लियर हुई? किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो गामा का फॉर्मूला इस तरीके से निकला। क्या आप मुझे बता सकते हैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान क्या होता है? मोनो एटॉमिक गैस के लिए गामा का मान कितना होगा, यानी एक परमाणु गैस के लिए? मेरे भाई एक परमाणु गैस मतलब F = 3, अगर 3 पुट करेंगे तो कितना होगा 5/3, तो गामा की वैल्यू
कितनी होगी, रटना मत, बस फॉर्मूला याद रखना, F/3 निकलेगी, या 3 पुट किया 5/3। अगर मैं आपसे बोलूं कि डायटोमिक गैस के लिए वैल्यू कितनी होगी, आपको पेपर में दी नहीं जाएगी, आपको सिर्फ न्यूमेरिकल दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन करना होगा। डायटोमिक गैस, द्वि परमाणु गैस के लिए F की वैल्यू 5 रखेंगे, और 5 रखेंगे तो गामा का मान कितना निकलेगा, 7/5 निकलेगा। इसी तरीके से आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, और ट्राइएटोमिक भी निकाल सकते हो 6 और 7 रख के। और इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट है जिसकी हम बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी यही बेसिक्स हैं, आप ये समझ लीजिए फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स का खेल है। और न्यूमेरिकल्स जिस दिन आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हो उस दिन सारे बेसिक्स याद रखो, अगर तभी आप न्यूमेरिकल पे कमांड बना पाओगे, वरना न्यूमेरिकल कमांड नहीं बना पाओगे। जिन लोगों को भी ये समस्या होती है कि सर मेरे पे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, मेरे पे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बस आपका कारण ये है कि आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये तब पता लगेगा जब आपको सारी बातों की अच्छे से जानकारी हो, सभी चीजों की अच्छे से जानकारी हो। मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, डायटोमिक गैस के लिए, एडियाबैटिक के न्यूमेरिकल यानी रुद्धोष्म प्रक्रम के न्यूमेरिकल सिर्फ तभी सॉल्व होंगे जब आपको गामा का मान आता होगा। और गामा का मान आज के बाद आपको आता होगा, क्योंकि गामा का फॉर्मूला होता है 1 + 2/f। आपको f का मान आज के बाद आता होगा, क्योंकि मैंने आपको f का मान हर एक के लिए बताया है कि कैसे निकालते हैं, और एक एक बेसिक बात भी मैंने आप लोगों को समझाई है। क्या बात ठीक है? चलें आगे, चले जी आगे, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। वैसे तो टेबल नहीं भी बनाते तब भी काम चलता, लेकिन जो अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन करने में कौन सी बुराई है भाई, मेरे को बता दो ना कौन सी बुराई है। तो हम बुराई नहीं कर चाहते हैं, इसलिए एक छोटा सा बात कह रहे हैं। चलिए रिवीजन के तौर पर 1 2 3 एक और करना पड़ेगा। चलिए पहले में लिखना है आपको लोगों को, पहले में आपको लिखना है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब होता है, पहले में लिखना है एटॉमिसिटी, इसको बोलते एटॉमिसिटी, इसको बोलते परमाणुकता। परमाणुकता पहली चीज है, परमाणुकता कि परमाणुकता कितना होता है। जो जो अभी तक पढ़ा है मैं सबका एक बार रिवीजन करा दूं, आपको सब कुछ मुंह जबानी याद करा दूं कि आपने क्या क्या पढ़ा था। डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्वतंत्रता कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते चलते हैं, स्वतंत्रता कोटि कहते हैं हिंदी में। सीपी सीवी लिखते हैं पहले। सीवी का फॉर्मूला आपने लिखा है F/2 × R, आपको याद होगा सीपी का फॉर्मूला आपने लिखा है F/2 + 1 × R। इसकी बात लेकर चलूं तो इसके बाद आपने गामा की वैल्यू लिखी है, गामा की वैल्यू की बात लेकर चलूं तो गामा बराबर है आपका, गामा बराबर लिखा है आपने 1 + 2/f। और इसके बाद आपने एक फॉर्मूला लिखा था, लास्ट फॉर्मूला आपने किसका लिखा था, लास्ट फॉर्मूला आपने लिखा था डेल्टा यू का, आंतरिक ऊर्जा का, और आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला था F/2 × μ × R × डेल्टा टी। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो? जल्दी जल्दी लिख देता हूं, आप लोग भी जल्दी जल्दी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कितना होगा। हाँ जी सर मैं 5 डेट को दिल्ली आ रहा हूँ, मिलोगे? अरे भैया बिल्कुल मिलेंगे, आओ आओ, आपका इंतजार रहेगा। पहला है बेटा एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस की बात करते हैं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर बताते जाना। अगर आपको सारी चीजें मेरे से मुंह जबानी याद हो गई हैं, इसको एक परमाणु गैस कहते हैं। एक परमाणु गैस के लिए हम बात कर रहे हैं, एक परमाणु गैस। एक परमाणु गैस की बात लेकर चलूं बच्चा, तो इसके उदाहरण क्या थे? इसके उदाहरण थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीरोन, सब इसकी थी। ठीक है जी। अगर मैं बात लेकर चलूं मेरे भाई, तो इसके लिए एफ की वैल्यू कितनी थी? याद रखो डायरेक्टली 3 थी, निकालना आपको पता ही है। इसकी बात लेकर चलूं तो कितना होगा? 3/2 × R होगा। इसकी बात करूं कितना होगा? तो 3/2, 3/2 यानी 3/2, 2
2 इधर जाएगा तो 5/2, तो ये होगा 5/2 इंटू आर, चेक भी करते रहेगा। गामा का मान कितना होगा तो हम निकाल चुके हैं, 3 पुट करेंगे तो 5/3, और इसकी बात लेकर चलूं तो ये होगा 3/2 इंटू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। ऐसा कोई आदमी जो इनमें से किसी भी वैल्यू को आज के बाद ना जानता हो, और सच सच बताना आज के पहले क्या आप लोगों को ये सब बताती, क्या आपको स्कूल में भी ढंग से ये चीजें आती थी? दूसरी है डायएटॉमिक गैस। डायएटॉमिक गैस की बात लेकर चलूं तो इसको हम कहते हैं द्विपरमाणु गैस। द्विपरमाणु गैस, और द्विपरमाणु गैस की बात लेकर चलूं तो इसके उदाहरण होते हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वगैरह वगैरह। इसकी बात लेकर चलूं तो 5 थी इसकी वैल्यू, हम निकाल के बता चुके हैं। 5 पुट करेंगे तो 5/2 इंटू आर हो जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा 7/2 इंटू आर हो जाएगा। यहाँ की बात करें 5 पुट करेंगे तो 7/5 हो जाएगा। इसकी बात लेकर चलूं तो 7/5 हो जाएगा। यहाँ पे बात करूं 5 पुट करूंगा तो 5/2 इंटू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी होगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? आलस नहीं आता बेटे मेरे को। अगर मैं बात लेकर चलूं ट्राई एटॉमिक गैस, तो ट्राई एटॉमिक गैस के लिए बात लेकर चलूं तो ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस की बात लेकर चलूं जिसको त्रिपरमाणु गैस कहते हैं। और त्रिपरमाणु गैस में आप दो चीजें पढ़ते हो, दो गैसें पढ़ते हो। पहला पढ़ते हो लीनियर गैस। लीनियर मतलब होता है रेखीय, रेखीय मतलब जिसमें अणु एक के बाद एक हो। ठीक है जी, ठीक है जी। ठीक है जी, इसकी बात लेकर चलूं तो इसकी वैल्यू है 7। इसकी वैल्यू की बात लेकर चलूं तो है 7/2 इंटू आर। यहाँ की वैल्यू की बात लेकर चलूं तो 7/2 9/2 इंटू आर। इधर की बात लेकर चलूं तो यहाँ की वैल्यू है 7 पुट किया तो 9/7, तो गामा की वैल्यू हो गई 9/7। यहाँ की बात की तो 7/2, तो डेल्टा यू की वैल्यू हो गई 7/2 इंटू म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। यहाँ की बात लेकर चलूँ तो दूसरा पढ़ा था ट्रायंगुलर यानी त्रिभुज वाला, और त्रिभुज वाले की बात लेकर चलूँ तो त्रिभुज वाले की बात लेकर चलूँ तो त्रिभुज कितना निकलता है, ये वैल्यू थी 6 पुट करेंगे तो 6 पुट करेंगे तो यह होगा 3r। यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 यानी 3 + 4r। यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 पुट किया तो 1/3, 1/3, 3, 4/3, तो गामा की वैल्यू निकलेगी 4/3। इसके बाद की बात लेकर चलूं तो यहां पर हो जाएगी 6 पुट किया, 6, 3, 3/3 म्यू इंटू आर इंटू डेल्टा टी। और इस तरीके से आपने सारी वैल्यू कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। एंड दिस इज द टेबल जिससे इंडिया का हर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बन जाएगा जो भी इससे संबंधित होगा। ये समझ लो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यानी गैस का अणुगति सिद्धांत, एक टॉपिक तो लगभग मैंने कंप्लीट करा दिया। चलिए जी, इस तरीके से आप इस वैल्यू को बच्चों लिखकर चल सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या एक पेपर का क्वेश्चन डिस्कस करें? एक क्वेश्चन डिस्कस करें, एक क्वेश्चन डिस्कस करें। आइए पूछते चलिएगा अगर आपको कुछ पूछना हो। लिखा आप लोगों ने? आराम से लिख लोगे? किसी में कोई झंझट तो नहीं, परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? आराम से लिख सकते हो। छूट भी जाए तो बाद में लिख लेना, आपको पता तो चली गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए पीवाईक्यू में। आइए जरा इसको क्वेश्चन को डिस्कस कर लें। विथ इंक्रीज इन एटोमिसिटी, आपको बताना है खुद समझ सोच समझ के। विथ इंक्रीज इन एटोमिसिटी, एटोमिसिटी द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा, द वैल्यू ऑफ गामा, इसकी बात लेकर चलूं तो परमाणुकता बढ़ने के साथ, परमाणुकता बढ़ने के साथ, परमाणुकता बढ़ने के साथ गामा का मान, गामा का मान, परमाणुकता बढ़ने के साथ गामा का मान क्या होता है? पहला इंक्रीज होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। दूसरा डिक्रीज होता है, घटता है, घटता है। तीसरा रिमेन सेम, वही रहता है, रिमेन सेम, वही रहेगा, वही रहेगा। और डी, इनमें से कोई नहीं, यानी हम अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं। चलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। जरा मुझे बताओ तो कि क्या लगता है आपको इसका उत्तर क्या होगा? क्या कोई आंसर मुझे बता सकता है क्या होगा? क्या बात है सर, मजा आ गया। चलिए भैया जी आंसर बताओ मुझे। जैसे जैसे हम परमाणुकता पे बढ़ेंगे, यानी एक परमाणु, दो परमाणु, तीन, तीन परमाणु में कोई भी एक ले लो,
एक परमाणु, दो परमाणु को, तीन परमाणु। आपको क्या लगता है गामा की वैल्यू पे क्या असर हो रहा है? पहले कि में क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या है? आपको क्या लगता है कि गामा का मान क्या लिखकर चले, बढ़कर या घटकर? हाँ जी आयुष मिश्रा सर, आप मेरे फेवरेट टीचर है, लव यू भैया जी, लव यू। आपको भी बहुत सारा प्यार। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो हमसे पूछा गया है कि क्या फर्क पड़ता है, ये हमसे पूछा गया है, तो परमाणुकता बढ़ने के साथ गामा के मान पर क्या असर पड़ता है, जरा बताओ तो कि कितना होगा कितना नहीं होगा। चलिए जी, चलिए, बढ़िया, बहुत सिंपल सी बात है यार। दुनिया में ऐसा कौन सा आदमी है जो इसका उत्तर ना दे पाए बेटे? जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है? 5/3 का आंसर कितना होगा? इसकी बात लेकर चलूं तो 5/3 की बात लेकर चलूं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, दो बचेगा, तिछंग 18 हो जाएगा, 1.6 समथिंग निकलेगा, 1.66। आप बात लेकर चले सर 7/5 का उत्तर कितना होगा? 5 एकम 5 हो जाएगा, दो बचेगा, 20 बचेगा, 5 चौक 20 बचेगा, 1.4। इसमें से किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं। 9/7, 9/7 का कितना निकलेगा? 7 एकम 7 हो जाएगा, 20 बचेगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा है मेरे भाई, 1.6 है, फिर 1.4 है, फिर 1.2 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे जैसे परमाणुकता बढ़ रही है, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु, वैसे वैसे गामा का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। आंसर कितना होगा? डिक्रीजेस। यानी इसका उत्तर ये लगा के जाएगा। कोई रिक्शे वाला भी अगर पूछ लो ना, रिक्शे वाले को भी, तो रिक्शे वाले को भी इसका आंसर होगा, पता होगा। इतना मैं आपसे वादा करता हूं, आप पूछ लेना रिक्शे वाले को, वो भी बता देगा कि घटेगा। ऐसा कोई आदमी ना होगा जो इस दुनिया में कोई गलत बता पाए। अगर वो अगरबत्ती लगाता हो भगवान पे कि माता रानी पास मत करा देना मेरे को, मैं मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, भाई वही हो सकता है गलत लगा दे, वरना इसका उत्तर कौन गलत लगाएगा भाई? तो इसका आंसर कितना होगा? डिक्रीजेस, यानी घटता हुआ। तो इसकी बात लेकर चलूं तो परमाणुकता बढ़ने के साथ में क्या होता है? गामा का मान घटता चला जाता है। हाँ जी भैया जी, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, बात आगे समझ, चलिए बात करते हैं अगली चीज की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय अ गैस, वर्क डन बाय अ गैस, यानी गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा किया गया कार्य। गैस कितना काम करती है? तो चलिए, तो एक बात बता के चले चले, क्या बोल रहे हो विशेष? लेट कर चले तो रिमेन सेम, लेट कर क्या होता है? लेट कर क्या है? यहाँ सबके आंसर आ रहे हैं, तुम्हारा ही एक अलग सा जुआ आया है। अरे लेट कर चले तो लेट क्या, क्या सोने की बात कर रहे हो क्या? चलो क्या कह सकते हैं, वर्क डन बाय अ गैस। तो वर्क डन बाय अ गैस की बात कर रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है डब्ल्यू बराबर कितना होगा? डब्ल्यू बराबर कितना होगा? डब्ल्यू बराबर होता है पी डेल्टा वी। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में आप इसको माइनस में देखोगे, बाकी तो आपको पता ही है। पी को हम बोलते हैं प्रेशर, यानी दाब, और डेल्टा वी को कहते हैं आयतन में परिवर्तन, यानी वॉल्यूम में चेंज। आयतन परिवर्तन यानी चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। दो चीजें हैं, आयतन में परिवर्तन यानी चेंज इन वॉल्यूम। पहली बात जो आपके पेपर में पूछी जाती है। क्या इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं तो आपको बुरा लग जाएगा? W बराबर होता है P इंटू में V2 माइनस V1। कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, P2 माइनस P1। इंडिया में एक सस्ता एग्जाम है, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेस टू हाफ, डिक्रीजेस टू हाफ, वर्क डन विल बी, वर्क डन विल बी। हिंदी में, यदि गैस का आयतन
आधा हो जाता है, गैस का आयतन आधा हो जाता है, आधा हो जाता है, यदि गैस का आयतन आधा हो जाता है तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य होगा। तो हमें बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा। पहला ऑप्शन है बढ़ेगा, मतलब सॉरी धनात्मक होगा। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। दूसरा पूछा गया है ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक की बात लेकर चलूं तो ऋणात्मक होता है नेगेटिव होगा। इसकी बात लेकर चलूं तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कोई न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा यानी उदासीन होगा, उदासीन होगा। और अगर मैं चौथे हिस्से की बात लेकर चलूं तो हम अनपढ़ हैं। जरा बताएंगे आपको क्या लगता है कि धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा अगर गैस का आयतन कम होता है तो? चलिए जी जरा बात करते हैं। ठीक है जतिन, बैकलॉग कंप्लीट, फर्स्ट टाइम लाइक बहुत अच्छी बात है, शानदार। बैकलॉग कंप्लीट कर लियो, मतलब आप ही समझ लो बहुत बढ़िया काम किए हो। चलिए बताइए तो जरा। चलिए जी बहुत बढ़िया। ठीक है जी, न्यूट्रल, ठीक है जी भैया। तो ठीक है जी, आपसे पूछा गया है कि अगर गैस का आयतन आधा हो जाता है तो किया गया कार्य कितना होगा। बेटा गैस द्वारा किया गया जब हम कार्य की बात करते हैं तो क्या आप समझते हैं कि किए गए कार्य का फॉर्मूला P इंटू में V2 माइनस V1 होता है? बोलो कोई दिक्कत? P बराबर कितना होता है? P बराबर, ठीक है पुष्पेंद्र यादव, शिवांगी प्रजापति, ठीक है। तो हमने कहा P2 माइनस V1 है। जब हम बोल रहे हैं कि आयतन कम हो गया, जब हम बोल रहे हैं कि आयतन कम हो गया, आयतन कम हो गया यानी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी हो गई? V/2। V/2 होने का मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि V2 का मान कम है और V1 का मान ज्यादा है? हम्म, V2 का मान क्या है? कम है और V1 की वैल्यू ज्यादा है। भैया जी अगर कोई आयतन आधा हो गया तो आधा होने का मतलब क्या हुआ? पहले का आयतन, पहले का वॉल्यूम कम था, पहले का वॉल्यूम ज्यादा था और बाद का वॉल्यूम कम हो गया। V से V/2 यानी बाद का कम है। और हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? P इंटू V2 माइनस V1। अब सोचो अगर ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो अगर ये छोटा है और ये बड़ा है, इसका मतलब W की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। आंसर की बात लेकर चलो तो इस पेपर में कितना उत्तर लगा के आना था? नेगेटिव, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। इस तरीके से सेकंड उत्तर होगा। बोलो भाई किसी को दिक्कत? पूछते जाना सब चीजों को। एक कॉन्सेप्ट और है, इसको भी मैं बता देता हूं, कोई कॉन्सेप्ट तो छोड़ना है नहीं। चलिए चलिए, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई P है, ये है V1 से V2, ये है आयतन। अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए किया गया कार्य कितना होगा, अगर आपसे पूछा कि मेरे भाई किया गया कार्य कितना होगा, अगर आपसे पूछा कि मेरे भाई किया गया कार्य कितना होगा, ये बता दो कि किया गया कार्य कितना होगा, मुझे ये बता दो किया गया कार्य कितना होगा। ओहो, किया गया कार्य कितना होगा ये बताना है, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो किया गया कार्य कितना होगा। मेरे भाई अगर मुझे बताना है कि किया गया कार्य कितना होगा तो ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई ग्राफ पर क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई ग्राफ पर क्वेश्चन आ जाए तो एरिया अंडर पीवी ग्राफ रिप्रेजेंट वर्क, रिप्रेजेंट वर्क। हिंदी में बात लेकर चलूं तो पीवी ग्राफ
ग्राफ का क्षेत्रफल कार्य को प्रदर्शित करता है, कार्य को प्रदर्शित करता है। तो किसको प्रदर्शित करता है? कार्य को प्रदर्शित करता है। और इस तरीके से आप आराम से निकाल सकते हैं, ये V1 होगा, ये V2 होगा, और आप इसके नीचे का, इसका अंदर का जो क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये क्षेत्रफल किसको बताएगा? कार्य को बताएगा। तो एरिया निकाल लीजिए। पीवी ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या होता है? कार्य को प्रदर्शित करता है। और ऐसे भी प्रश्न आपने अपने पेपर में कई बार किए होंगे, मेरे ख्याल से कई बार आप लोगों ने किए होंगे। नहीं किए हैं तो आइए आपके पेपर का ही, मैंने आपसे बोला ना, आपके पेपर में ये टॉपिक कम से कम 4 से 5 सवाल बना के चलेगा। आप अपने पेपर में कम से कम 16 नंबर का मान के चलो इस टॉपिक को। और इस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, भरा पड़ा है प्रीवियस ईयर पेपर का सेक्शन इसका। आप ये समझ के चलो। एक क्वेश्चन की और डिस्कस करते हैं। जब मैंने आपको बोल दिया कि पीवी ग्राफ का क्षेत्रफल बताता है, तो आइए क्षेत्रफल को ही प्रश्न कर लेते हैं। एक प्रश्न करते हैं, जरा देखते हैं इसका आंसर कितना होगा, कितना नहीं होगा। जरा मुझे सोच समझ के बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। आइए चलते हैं किए गए कार्य पर कि किया गया कार्य कितना होगा, कितना नहीं होगा। जब चल रहा है तो एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, लगे हाथ। मेरे भाई, मुझको ये दिया गया, मुझको ये दिया गया, मुझको ये दिया गया, मुझको ये भी दिया गया कि मेरे भाई ये वाला है 1 मीटर क्यूब आयतन, ये 1 है, यहां लिख देता हूं 1। ये वॉल्यूम का है आयतन, आयतन मीटर क्यूब में लिखा गया है। इस वाले आयतन को हम बोल देते हैं 3, ताकि आपको बुरा ना लगे। इस वाले एक दाब को, ये है इधर दाब, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, प्रेशर जिसको हम दाब कहते हैं। दाब हमारा दिया गया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। चलिए, तो इसका दाब हम मान लेते हैं यहां पर 2 है, और यहां का दाब हम मान लेते हैं 4 है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, हमसे पूछा गया है कि फाइंड, और ये चीज कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको बोल देते हैं सी, इसको बोलते हैं डी। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय गैस, फाइंड वर्क डन बाय गैस, फाइंड वर्क डन बाय गैस। गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए कितना होगा। गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए, गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए, कार्य बताइए, गैस द्वारा किया गया कार्य बताइए। चलिए सुनिए हमारी बात। आप लोगों में से कोई करना जानता हो तो कर लीजिएगा, अगर ना जानता हो तो मैं करवा देता हूं। ठीक है, चलो कर रहे हो, कर रहे हो। चलो भैया, कैसे करेंगे जरा कॉन्सेप्ट समझना। देखो भैया, एरिया अंडर कर्व यानी वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकालना है, सॉल्यूशन। तो एक काम करते हैं, एक एक लाइन के नीचे का एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी के नीचे का एरिया। तो पहला केस, सबको प्लस कर देंगे। एरिया अंडर, अंडर ए बी कितना होगा? ए बी के नीचे का एरिया कितना होगा? बेटा इसके नीचे का एरिया की बात लेकर चलूं, ये वाले क्षेत्रफल की बात करूं, इसके नीचे के एरिया की बात करूं, तो ये वाला क्षेत्रफल कितना है? अगर मैं बात लेकर चलूं तो ये वाले क्षेत्रफल की बात करूं तो 3/3 माइनस 1 और 2 माइनस 0। इसका मतलब कितना हुआ? इसका एरिया निकालना है तो इसके नीचे का एरिया निकलेगा 3 माइनस 1 2 गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई इस वाले नीचे का। और देखो 3 माइनस 1 2, और ऊपर कितना है 2, 2 माइनस ये कितना है 0, तो 2 माइनस 0, तो ये हुआ 2 माइनस 0 यानी कितना हुआ 2, 2 इंटू 2, ये कितना निकला 4। अब मेरे भाई प्लस है कि माइनस है? मैंने आपसे कहा जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, तो ये कितना होगा? प्लस होगा। और अभी आपने कहा था कि वॉल्यूम घटता है तो कितना लिखते हैं? वर्क माइनस लिखते हैं। तो यहां क्या होगा? प्लस का 4 जूल। किसी को दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? अब हम बात करते हैं सेकंड की, कि एरिया अंडर, एरिया अंडर, एरिया अंडर
BC कितना होगा बेटा, BC के नीचे का एरिया की बात करूं तो 3 ही एरिया है, वॉल्यूम तो बदल नहीं रहा, आयतन नहीं बदल रहा, तो V1 और V2 दोनों 3 है, इसका मतलब ये कितना निकलेगा, 0 निकलेगा भाई। इसके नीचे का वर्क कितना होगा, P डेल्टा V, और डेल्टा V कितना है, 0 है, क्योंकि दोनों का मान 3 है, आयतन तो बदला नहीं, वॉल्यूम तो बदलना जरूरी है ना। अगर V1 और V2 बराबर हो जाएंगे तो वर्क कितना हो जाएगा, 0, तो ये कितना हुआ, 0। तीसरे की बात लेकर चलते हैं, एरिया अंडर CD, एरिया अंडर CD। अगर CD के नीचे का एरिया बताऊं तो ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक का लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना है, 3 माइनस 1 2 गुणा ऊपर से नीचे 4 माइनस 0 4 माइनस 0 4, ये कितना हुआ, 8। मेरे भाई माइनस में लिखेंगे कि प्लस में लिखेंगे, अब आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है माइनस किस लिए, क्योंकि आयतन यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, आयतन घटा है, आयतन घटा है। चाहो तो आप फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हैं, कुछ नहीं, आयतन घटा है, -8 हो गया। हमने कहा सर जी ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे की, चौथे का आंसर कितना निकलेगा। अब बचा डीए के नीचे का एरिया, एरिया अंडर डीए की बात लेकर चलूं तो एरिया अंडर डीए कितना निकलेगा, ये फिर से 0 निकलेगा, क्योंकि आयतन अब एक ही है, आयतन यानी वॉल्यूम नहीं बदला। ये 4 क्षेत्रफल निकले। टोटल वॉल्यूम, टोटल की बात लेकर चलूं, टोटल एरिया कितना निकला, टोटल एरिया की बात लेकर चलूं, वही हमारा कार्य होगा। टोटल एरिया कितना है, 4 है, प्लस में कितना है, 0 है, प्लस में कितना है, माइनस का 8 है, प्लस में कितना है, 0 है। आंसर कितना निकल कर आएगा, माइनस का 4 जूल। दैट इज योर राइट आंसर। और इस तरीके से क्वेश्चन करके चलते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन करके चलते हैं। मुझे बताओ, क्या आपको बात समझ में आई? किसी को कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो भैया जी, क्या बात ठीक है? बोलो भाई। ए बी के नीचे का एरिया, फिर बी सी के नीचे का एरिया, फिर सी डी के नीचे का एरिया, फिर डी ए के नीचे का एरिया, सारा एरिया प्लस कर दिया, क्योंकि पी वी के नीचे का ग्राफ क्या बताता है, क्षेत्रफल क्या बताता है, एरिया बताता है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत हो? किसी का कोई दिक्कत हो तो माइनस का कॉन्सेप्ट बता दूं, फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप फिर से कॉन्सेप्ट सीखो, कोई बात नहीं। W बराबर था P इंटू V2 माइनस V1। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज मतलब आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है मतलब बाद का वॉल्यूम ज्यादा है, पहले का वन। अगर ये ज्यादा होगा, ये कम, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस करेंगे तो कितना होगा, W प्लस। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, आयतन घटता है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, बाद का आयतन कम पहले। अगर ये कम है, ये ज्यादा है, नेगेटिव वाला ज्यादा है, तो नेगेटिव वाले ज्यादा में से ही घटाएंगे तो क्या होगा, W पॉजिटिव, W नेगेटिव। कहने का मतलब ये हुआ, जब वॉल्यूम बढ़ता है, जब आपको लगता है कि 1 से 3 हो रही है, तो भैया 1 से 3 होने का मतलब आयतन बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो हम प्लस लिखेंगे, ये लिखेंगे, घटेगा तो माइनस लिखकर चलेंगे। सीधी सी बात है। तो यहां जब सी से डी जा रहे थे, तो आपका वॉल्यूम कहां से कहां, ये एरो बना हुआ है, एरो बता रहा है 3 से 1 पर जा रहे हो, यानी आप आयतन को कम कर रहे हो, वॉल्यूम को कम कर रहे हो, वॉल्यूम को कम कर रहे हो मतलब वॉल्यूम घटा रहे हो, वॉल्यूम घटा रहे हो मतलब V2 कम है, V1 ज्यादा है, इसका मतलब W क्या है, नेगेटिव है। वॉल्यूम बढ़ा, आयतन बढ़ा तो W प्लस, वॉल्यूम घटा, आयतन माइनस। जितने भी इस तरफ को आ रही हैं चीजें माइनस, इतनी इस तरफ को जा रही हैं वो पॉजिटिव। बोलो क्या दिक्कत है, सीधी सी बात है। बाकी सबके नीचे का एरिया निकालना है, एरिया निकालना तो आप बचपन से जानते होंगे, ए बी के नीचे का एरिया ये वाला पूरा क्षेत्र, सी डी का ये पूरा होगा ग्राफ तक का, बी सी के नीचे का लाइन है, लाइन के नीचे तो 0 ही है ना, और लाइन के नीचे क्या है, 0 है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं।
और सिंपल तरीका और देखना चाहो तो कुछ नहीं करना है, अगली बार से इसके अंदर का एरिया निकाल दो, जो भी ग्राफ बना है, मतलब जो भी क्षेत्रफल बना है उसके अंदर का एरिया निकाल दो। और अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज चीज चल रही है, घड़ी की उल्टी दिशा में चल रही है, यानी वामावर्त चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो नेगेटिव लगा दो उसके सामने, और क्लॉकवाइज चल रही है तो पॉजिटिव लगा दो, आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। ये क्या चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में, वामावर्त, इसका मतलब माइनस लगेगा, आंसर होगा माइनस का 4 जूल। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉपी पेन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर आप पूरा मेथड भी कर सकते हो। दोनों मैंने आपको करा के बताए क्योंकि मैं चाहता था कि आप दोनों का कॉन्सेप्ट जानो कि किसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है और किसका कॉन्सेप्ट क्या नहीं है। अब बता के चलो, क्या अभी समझ में आया या दोबारा से कोई बात बतानी है? बोलो भाई। चलिए बढ़िया। चलो एक छोटी सी बात और, अगर आप लोग ये इस बात को समझ गए हो तो ज़रा मुझे इसका आंसर बता देना। वैसे तो मैं और क्वेश्चन कराने के मूड में नहीं था, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है तो करा देता हूँ। मेरे मन में आ गया एक सवाल, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर भी दें। आप ज़्यादा होशियार बन रहे हैं तो इसका उत्तर भी दें। थोड़ी सी गणित सीखें आप अपनी ज़िंदगी में। इसको हम बोल देते हैं बेटा 1, इसको हम बोल देते हैं 4। ये है वॉल्यूम यानी आयतन, ये है प्रेशर यानी दाब, दाब। जल्दी से मुझे उत्तर बता दें। ये है 1, ये है 5। ठीक है जी, मुझे उत्तर बता दें। और ये ऐसे चल रहा है, जरा मुझे करके बता दें, फाइंड वर्क डन कितना होगा। जितना जल्दी आप उत्तर देंगे उतना जल्दी आपको अच्छा लगेगा। किया गया कार्य बताइए। किया गया कार्य बताइए। तो आपको बताना है किया गया कार्य कितना होगा। जरा बताना तो किया गया कार्य कितना होगा। चलिए जी, बताया आप लोगों ने। पहले का आंसर 12, 8। पहले का 16 है। अच्छा जी, तुम लोग ट्रायंगल का एरिया नहीं निकाल पाते हो यार? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया नहीं जानते हो यार तुम लोग? अरे, जिंदगी में इतना लिबर्टी में, इतना कंफर्ट जोन में कैसे हो यार? कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो यार। क्या जिंदगी में सिर्फ ABCD पढ़नी है क्या? आगे तो निकलो यार। चलिए जी, W बराबर कितना होगा अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, हिंदी में बात करूं तो 1 बटा गुणा आधार गुणा करंट कह सकते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट का मतलब क्या हुआ? बेस कितना है बेटा? 4 में से 1 गया कितना है? 3 है। हाइट की बात करूं तो कितना है? 5 में से 1 गया 4 है। ये कितना होगा? 36 12, और कितना निकला? 6 जूल। 6 जूल इज द राइट आंसर। क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस होगा। क्यों हुआ? क्लॉकवाइज है। मेरे भाई क्लॉकवाइज है तो ये होगा। इसका कितना होगा अगर मैं बात लेकर चलूं तो मेरे भाई
इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो कार्य क्या होगा, W बराबर होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है, यही तो रेडियस है, रेडियस कितना है 1 मीटर। अगर मैं बात लेकर चलूं कितना है तो W बराबर निकलेगा पाई इंटू में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा पाई 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 जूल इसका क्या होगा, वर्क होगा। आपने कहा कैसे होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का पाई होगा, एंड माइनस का पाई इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी मैंने आपको करा दिए, प्रैक्टिस भी करा दी और क्वेश्चन भी करा दिया, कॉन्सेप्ट भी करा दिया, और जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं वो सब भी डिस्कस कर लिए। मुझे बता के चलो क्या बात आपकी ठीक है, क्या बात ठीक है आप लोगों को। चलिए ठीक है, मैं ठीक है बेटा, जिनका भी 6 आया था वो बहुत बढ़िया था। थोड़ा तो समझो यार, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है यार। ठीक है जी, तुम लोग तो मैथ्स यार विजार्ड से पढ़ते हो यार। चलिए ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए जी, हो गई बात सही। हुआ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए एक छोटी सी बात और नोट डाल के, यदि ऐसे लिखो, इफ ग्राफ इज नॉट गिवन एंड प्रेशर इज गिवन in the form of equation, in the form of equation, then work done will be, work done will be, यदि ग्राफ ना देकर, यदि ग्राफ ना देकर तब समीकरण के रूप में दिया जाए, समीकरण के रूप में दिया जाए, समीकरण के रूप में दिया जाए तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य होगा। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि P समीकरण में दिया है तो तब आपके किया गया कार्य का मतलब होगा W बराबर, उस वक्त किया गया कार्य होगा W बराबर P इंटू डी, और ये होगा V1 से V2 तक। तब आपको इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रश्न करके भी बताऊंगा कि किस तरह का प्रश्न बनता है। अगर आपसे ये बोल दिया कि भैया जी P का मान दे रखा है 3t+4 दे रखा है, या 3t+1 दिया गया है, और हमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन टू इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्रॉम 2 मीटर क्यूब टू, या 1 मीटर क्यूब टू 2 मीटर क्यूब। हिंदी में आयतन, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, मैंने क्या कर दिया, P बराबर 3v+1, dv के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है जी। 3v+1 आयतन 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब करने के लिए किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य बताइए, किया गया कार्य बताइए। क्या हुआ हर्षित, सर आपसे पढ़ के और क्वेश्चन आसानी से होने लगे, स्कूल में तो पता नहीं क्या होता था यार। स्कूल वालों का अलग चीज़ है यार, स्कूल वाले कुछ भी सिखाते हैं। ठीक है हर्षित, ठीक है भवानी, बहुत, शिवांगी बहुत बढ़िया बेटा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें भी मुझे लगता नहीं कि किसी को डाउट होगा। सॉल्यूशन करना है बेटा, जब भी आपको समीकरण आ जाए तो समीकरण का कॉन्सेप्ट याद रखना। समीकरण यानी इक्वेशन ऐसे होती हैं, W बराबर आप
वन का इंटीग्रेशन करना है। कहाँ से कहाँ तक बेटा करना है? इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है आपको 1 से लेकर 2 तक। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3v² 2 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा v, और इसको कहाँ से कहाँ कर देना, 1 से लेकर 2 तक कर देना। आपका जो भी आंसर आए आप मुझे बता देना, दैट सेज योर आंसर। और इस तरीके से जितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जितने, मैं देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे करा के चलता हूं, जितने टाइप के बनते हैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, और जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं सारे टाइप कवर करता हूं, एक भी टाइप नहीं छोड़ता। इंडिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनती डिफेंस की जिसका मैं कोई भी टाइप छोड़ता हूं, मैं सारे टाइप बना के चलता हूं। इसी तरीके से मैंने इस तरह के टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखे हैं, पाथफाइंडर में देखे हैं, एनडीए में, तो मैं उन सबको क्वेश्चन को भी कवर अप करके चलता हूं। मैं चाहता हूं कि हर तरह का क्वेश्चन आप अपनी किताब में लिखकर चलें। बात समझ आ रही है? और इस तरीके से हम इस बात को लिख सकते हैं। बोलो अगर बात आपको समझ में आई हो तो। क्या मैं आपको एक किताब का क्वेश्चन और दे दूं? आपकी ही किताब का क्वेश्चन है, देखें जरा कितने लोग कर पाते हैं। ये टाइप भी हो गया। चलिए एक टाइप और देखते हैं, न्यूमेरिकल। अभी तक हमने ग्राफ के पढ़ लिए, क्वेश्चन वाले पढ़ लिए। एक क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट जिसमें नंबर दिया जाए और पूछा जाए वर्क बताओ कितना होगा, मतलब जिसमें p दिया जाए, v1 दिया जाए, v2 दिया जाए, मल्टीप्लाई करके आंसर देना हो, तब हमें क्वेश्चन कैसे होगा उसकी बात और कर लेते हैं। एक लास्ट टाइप बना हुआ है, बचा हुआ है। बोलो। 7/2, ठीक है। चलिए जी, एक सवाल और आपके लिए, आपसे जानना चाहूंगा, वैसे तो मैं जानता हूं। फाइंड, ऐसे लिखो, अ गैस, अ वॉल्यूम ऑफ गैस increases by 1 liter to 3 liter at 2 atm pressure. Find work done. 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 इसमें बात लेकर चलूं तो किसी गैस का आयतन, किसी गैस का आयतन, आयतन 1 लीटर से 3 लीटर हो जाता है, 3 लीटर हो जाता है, 3 लीटर हो जाता है 2 एटीएम दाब पर किया गया कार्य बताइए। किया गया कार्य बताइए। कार्य बताइए, तो हमें बताना है किया गया कार्य कितना होगा। जरा बताएं तो कितना कार्य होगा। चलिए ठीक है, जितना भी आंसर आया ठीक है, 7/2, 5.5, जितना भी आया ठीक है, आप कर लोगे कैलकुलेशन की, इतनी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया बताओ। चलिए उत्तर बताइए भाई। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? 4 जूल, 4 जूल, 4 जूल, अरे। हम्म, चलिए ठीक है, ठीक है।
आप लोग सब इंटेलिजेंट हो, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप लोग सब बढ़िया हैं। आप लोगों से एक छोटा सवाल है यार, आप भाई हैं, लल्लू पंजू और ऐसे क्वेश्चन, गुप्पू चुप्पू वाले क्वेश्चन ना देखो, बाबू सोना वाले। ये थोड़ा क्वेश्चन देखो। क्या लीटर एसआई यूनिट होती है? क्या लीटर एक एसआई यूनिट है? और क्या ऐसे ही, और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर सॉल्व करना बेटा, आपको ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करना बेटा, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा अपने बुक में। मैं चाहता हूं कि आप सब क्वेश्चन करो आज, और ऐसा क्वेश्चन जब मिलेगा तो मुझे कल बताना। ये क्वेश्चन किताबों में पढ़ा है आपकी, आप जाके देखना, जब आप मॉक टेस्ट पेपर्स लगाओगे, जब बुक लगाओगे, प्रीवियस ईयर बुक लगाओगे, तो आप देखोगे उसके अंदर ये क्वेश्चन आपको डला हुआ मिलेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। सेम टू सेम मतलब प्रेशर की वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम। आप ये समझ के चलना, वो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आप जरूर करिएगा। और मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे होगा। ना तो लीटर एसआई यूनिट होती है और ना ही एटीएम एसआई यूनिट है, दोनों में से कोई भी एसआई यूनिट नहीं है। पहले परिवर्तन करना सीखो, चेंज करना सीखो, ये क्वेश्चन कैसे होगा। मेरे से भी जब एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं तो रोज कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, हो नहीं रहा, आंसर नहीं। अरे आंसर गलत नहीं है, तरीका, सोच बदलो भाई। क्वेश्चन को समझो, फिर सॉल्व करो, दिमाग लगाओ अपना। क्वेश्चन देखते ही पता चलना चाहिए इस क्वेश्चन में क्या होना है। पहली बात है कि दोनों चीजें यहां पर एसआई यूनिट नहीं है। लीटर को पहले मीटर क्यूब में बदलना है। मीटर क्यूब होती है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब ये होती है एसआई यूनिट। और इसी प्रकार से एटीएम नहीं होती, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होती है। दोनों के कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें। आपको अगर मैं बताऊं इसके सॉल्यूशन को, तो मेरे भाई सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन याद रहे, इसीलिए मैंने ऐसा दिया है। लीटर को जब भी कन्वर्ट करना चाहते हैं मेरे भाई, तो 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ मीटर क्यूब। याद रखिएगा, जब भी आपके पेपर में आए तो 10⁻³ का गुणा करना है। और इसी तरीके से 1 एटीएम की बात लेकर चलो कितना होता है, तो ये होता है 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, अगर एटीएम आता है तो एटीएम का मान इतना होता है। गलती मत करिएगा, अगर आपके पेपर में कभी ऐसा कोई प्रश्न आता है तो ध्यान रखिएगा इस बात को। जरा मुझे बताओ तो इसका मान कितना निकलेगा, कितना नहीं निकलेगा। चलिए जी भैया जी, कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू नहीं होगी। अरे 1 एटीएम पूछा है कि 1 एटीएम पूछा है ना, मैंने तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कर दिया, 10⁵। चलिए जी, हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, कितनी नहीं होगी। जरा सॉल्व करके तो बताओ तो, कितनी वैल्यू होगी, कितनी वैल्यू नहीं होगी। जरा सॉल्व कर दो, आंसर कितना होगा। देकर गुलाब का फूल, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग, कल की प्रैक्टिस के लिए? यार देखो, प्रैक्टिस तो करवाना चाहता हूँ, पर यार क्या है ना, मैं आपसे वादा कर दूं और फिर ना बोल पाऊँ तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना यार, इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ ना। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि कल आपकी क्लास ज़रूर रखूँ, ठीक है, कोशिश करता हूँ, ठीक है। सुनिएगा मेरी बात, उत्तर कितना निकला मेरे भाई। मैं अगर निकालना चाहता हूँ तो W बराबर कितना होता है, वर्क डन निकालूंगा तो कितना होता है, P इंटू डेल्टा वी होता है। प्रेशर की बात लेकर चलूँ तो कितना है, कितना 2 एटीएम प्रेशर है, 2 एटीएम मतलब 2 इंटू 10⁵ इंटू में क्या होता है डेल्टा वी। डेल्टा वी कितना होगा, 3 में से 2, 1 लीटर टू 3 लीटर, 1 लीटर से 3 लीटर, तो यानी हाँ ठीक है ठीक है, 3 - 1 इंटू में कितना होगा 10⁻³ हाँ बोलो, चलो ले जाओ, चलो भागो यहाँ से। तो क्वेश्चन की बात लेकर चलो कितना होगा, तो कितना होगा 2 इंटू 10⁵ होगा, इंटू में होगा 2, इंटू में होगा 10⁻³ बोलिए सही बात है, कोई गलत बात तो नहीं है। 3 - 1 ठीक है जी। इसके आंसर की बात लेकर चलो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4, इंटू में हो जाएगा 10⁻²। आंसर कितना निकलेगा 400 जूल। जिन जिन लोगों का 400 जूल है दैट इज करेक्ट आंसर, और आपका उत्तर निकलेगा 400। आज के बाद ध्यान रखना, यूनिट एटीएम में कभी मत रखना, एसआई में रखना होता है, पास्कल में रखना होता है, और याद रखना लीटर में भी कभी कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, लीटर को भी हमेशा बदलना है, लीटर को भी हमेशा बदल कर चलना है। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जब भी आपके पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन बताए, ग्राफ वाला, इक्वेशन वाला और न्यूमेरिकल वैल्यू, तीनों मैंने आपको करा दिए। इतने टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए। बोलो भैया जी, किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, 400 400 बिल्कुल। मोहित, शिवांगी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप सब लोग तो कमाल हैं। हमारा ये टॉपिक भी लगभग 50% कंप्लीट हो चुका है, थर्मोडायनेमिक्स भी। अब चलते हैं
कितने प्रकार की प्रक्रम होते हैं, कितने प्रकार के प्रक्रम होते हैं? ऊष्मागतिकी प्रक्रम। आइए चलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी तक जितनी चीजें बताई हैं सबका यूज होगा, सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसको ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। पहला जो यूज करेंगे हम, उसको पहला जो लिखेंगे, मैं मतलब कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, चिंता मत करो। पहला जो हम यूज करेंगे उसका नाम होगा आइसोबैरिक प्रोसेस। आपने शायद सुना हो आइसोबैरिक नाम की चीज। इसको समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। मैं समझाऊंगा सारे कॉन्सेप्ट, चिंता मत करो। मैं आपके दिल में ऐसे उतार दूंगा फिजिक्स कि आपको मजा आ जाएगा, इतना मैं कहता हूं। बस आप सारी चीजों को लिखते चलना। हुआ शिवांगी? सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं? क्या बात है भैया जी, बहुत बढ़िया। आज तो फिजिक्स पढ़ के मजा आ गया। चलो भैया जी, बस मेरी जिंदगी का यही उद्देश्य है। चलिए जी, समदाबीय प्रक्रम, तो इसको हम क्या बोलते हैं? समदाबीय प्रक्रम कहते हैं। दूसरे हिस्से की बात लेकर चलूं तो इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस जो आपके लिए है वो है आइसोकोरिक, यानी इसको सब कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम। इसको कहते हैं सम आयतनिक प्रक्रम, आयतनिक प्रक्रम कहते हैं। तीसरे प्रक्रम की बात लेकर चलूं तो तीसरा प्रक्रम होता है, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब होता है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम। और चौथा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। और ये चार चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। यकीन दिला रहा हूं बेटा, आज के बाद आपको इन चारों प्रोसेस में कभी दिक्कत नहीं होगी, इतना मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप ये प्रॉमिस ले लो, आपको ये इतने प्यारी समझ में आएंगे कि ये आपको लगेगा कि दो कौड़ी की चीजें हैं। आपको, मुझे नहीं पता आज से पहले कितनी समझ में आई है भाई फिजिक्स, लेकिन मैं आपको मजा दिला दूंगा, इतना कह सकता हूं। किसका मतलब आइसोबैरिक है, क्या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक सब कुछ बता के चलूंगा कि किसका मतलब क्या है। चलिए भैया बताइए, इन चारों प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये स्टार्ट करेंगे कल के दिन। आज के लिए रखेंगे बस इतना सा। धन्यवाद, टेक केयर, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद आप सभी लोगों को।